प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक महा मैराथन वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान के संपूर्ण किताब के अति महत्वपूर्ण वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरे किताब के वो एमसीक्यू बताने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। और बच्चों, यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का 5 मार्च के पेपर में 70 में 70 पक्का हो जाएगा। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 5 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो अब की बार 5 मार्च के पेपर में धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, और एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट किए पूरे किताब के संपूर्ण एमसीक्यू बताऊंगा, वो प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों का गृह विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। आइए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एंजिल के अनुसार निम्न में से किस वर्ग के लोग आय बढ़ने पर भोजन पर सबसे अधिक खर्च करते हैं। माने ऐसा कौन सा लोग हैं जो कि जब उनका इनकम बढ़ेगा तो भोजन पे भी खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, या उच्च वर्ग के लोग, या सभी वर्ग के लोग। ठीक है, तो एंजिल ने जो भी अपना सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के हिसाब से जो निम्न वर्ग के लोग हैं ना, वो उनका जब इनकम बढ़ेगा तो उनका भोजन पे भी खर्चा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट से लाभ होता है गृहिणी को, अर्थशास्त्री व समाज सुधारकों को, सरकार को, या सभी को लाभ हो सकता है। ठीक है, तो पारिवारिक बजट बनाने से सभी को यहाँ पे लाभ होगा। गृहिणी को भी होगा, अर्थशास्त्री को भी होगा, सरकार को भी हो जाएगा, यानी कि सभी को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि बजट के मूल मद है भोजन, वस्त्र, मकान, या सभी। तो बजट के मूल मद जो होगा यहाँ पे सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बजट इसलिए बनाते हैं कि हमारा खर्चा खाना पे हो सके, वस्त्र पे हो सके, मकान पे हो सके, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा भी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आवास सुविधा से प्राप्त आय कहलाती है प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, दोनों, या कोई नहीं। तो आवास सुविधा से जो भी हमें इनकम प्राप्त हो रहा है उसको हम अप्रत्यक्ष आय बोलेंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष आय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कि बचत खाता बैंक में खोला जा सकता है, कितने रुपए से खोला जा सकता है बताओ? 10 रुपए से, 50 रुपए से, 100 रुपए से, या 500 रुपए से? तो बचत खाता बैंक में खोला जा सकता है 500 रुपया, कम से कम 500 रुपया में आप सभी का ये बचत सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा चेक सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, कई बार हमने बता भी रखा है। वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों, या कोई नहीं? तो सबसे सेफ चेक क्रॉस चेक को माना जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्र के विकास में किस बचत पत्र का योगदान रहता है? राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, या सभी का? तो राष्ट्र के विकास में सभी प्रकार के पत्र का यहाँ पे योगदान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना आरंभ हुई। ठीक है, कब आरंभ हुई थी उसका डेट बताना है। ठीक है, 1 मार्च 1970, 1 अप्रैल 1970, 1 मार्च 1991, या 1 अप्रैल 2001? तो 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना 1 अप्रैल 1970 को स्टार्ट हुई थी। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र मूल्य 100 रुपये की परिपक्वता राशि है। माने राष्ट्रीय बचत पत्र जो 100 रुपया है, इसके जो माने राशि होगी कितनी होगी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा 169.59 रुपया। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो घ होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या का निश्चित प्रतिशत निकालने के लिए उस समय
प्रदर्शित दर का गुणा करके 100 का क्या करते हैं? भाग देते हैं कि गुणा कर देते हैं कि जोड़ते हैं या घटाते हैं? तो किसी भी संख्या का निश्चित परसेंटेज निकालने के लिए उसमें जो भी आपका रेट होगा उस रेट से हम 100 का क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर रेट आपका होगा 5%, तो इस परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम 5 से क्या कर देते हैं? 100 में भाग कर देते हैं। ठीक है, 5 में 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार 100 का भाग कर दिया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि दशमलव के बाद का पहला अंक प्रदर्शित करता है। ठीक है, माने कोई भी दशमलव का जो अंक होगा, ठीक है, जो पहला अंक होगा, ठीक है, दाहिने वाला भाग को क्या प्रदर्शित करेगा? 1/10वां, 1/100वां, 1/5वां या 1/1000वां। तो मान लो कोई भी संख्या, इसे मान लो 10.5 है। अच्छा, 10.5 है, तो यहाँ पे 5 क्या है? यही पहला जो अंक है यही बता रहा है, तो ये 5 दहाई बताएगा, मतलब कि 5/10वां भाग। ठीक है, माने 5 का 10वां भाग, माने 5/10 हो जाएगा, 5 का 10वां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलीग्राम का मान कितना होता है? 1 मिलीग्राम का मान बताना है। 1/10 सेंटीग्राम, 1/100 डेसीग्राम, 1/10 ग्राम, या सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 मिलीग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, तो 1 मिली में 10 सेंटी होता है, तो ये भी सही है। 100 डेसी हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, 10 ग्राम, ये भी सही है, यानी कि सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए उपयुक्त है साबुन, नमक, नींबू या मिट्टी? तो पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए हम नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि साफ सुथरे घर में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, बीमार, ठीक है, माने जो जब घर की सफाई रहेगी तो उसमें व्यक्ति जो रहेगा उसमें किस प्रकार का रहेगा, ये आपको बताना है। बीमार रहेगा कि दुखी रहेगा कि स्वस्थ रहेगा कि अप्रसन्न रहेगा? तो साफ सुथरे घर में व्यक्ति जो रहता है बच्चा स्वस्थ रहता है। ठीक है, क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर की सफाई की जानी चाहिए। ठीक है, रसोई घर की सफाई कब की जानी चाहिए? सप्ताह में, प्रतिदिन, वर्ष में, या माह में? तो रसोई घर की सफाई डेली करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है, घर के कूड़े को डालना चाहिए दरवाजे पर, आंगन में, कूड़ेदान में, या कहीं भी? तो घर के कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शौचालय की सफाई करने के बाद क्या डालना चाहिए? उसमें क्या डालना चाहिए बताओ? राख, चूना, डीडीटी, या फिनाइल? ठीक है, तो उसमें हम क्या डालते हैं भैया? उसमें हम फिनाइल की गोली डाल देते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर होगा। छोटे कमरे की धुलाई करवानी चाहिए गहरे रंग से, हल्के रंग से, लाल रंग से, या पीले रंग से? तो छोटे कमरे की पुताई हल्के रंग से करवानी चाहिए, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुर्सी, मेज, पाटा, या छोटी चौकी? तो छोटी चौकी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुरूपता उत्पन्न की जा सकती है रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, आकार के द्वारा, या जीनों के द्वारा? तो अनुरूपता जीन के माध्यम से मैंने उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, इसी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुष्प सज्जा की आधुनिक शैली किसका मिश्रण होता है? परंपरागत, पूर्वदेशी, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्प सज्जा की आधुनिक शैली, ठीक है, दोनों का, परंपरागत भी हो सकता है और पूर्वदेशी भी हो सकता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों को फूलेदान में ताजा रखने के लिए डालना चाहिए, उसमें क्या डालते हैं? सोडा, मिट्टी, खाद, या पानी? तो फूलों को फूलदान में ताजा रखने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी से हमें एनर्जी मिलती है। 1 सेंटीमीटर जल का भार कितना होता है, ये आपको बताना है। तो 1 सेंटीमीटर जल का जो भार होता है बच्चा 1 ग्राम होता है। क्या होता है? 1 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 ग्राम होता है। और 1 घन सेंटीमीटर में 1 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका जल खनिज होता है? मैंने किसका जल खनिज जल होता है, ये आपको बताना है। नदी का, समुद्र का, सोता का, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने सोता का जो जल होता है इसको हम खनिज जल मानते हैं। ठीक है, खनिज जल। ठीक है, सोता के जल को। अगला क्वेश्चन है कि जल में कठोरता किस कारण से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम फास्फेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से, या सभी से? तो जल में जो कठोरता होती है ना बच्चा, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, CaCO3 से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से।
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस रोग में पतले दस्त अधिक होते हैं? हैजा, अतिसार, मोतीझरा या निम्न में से कोई नहीं? तो किस रोग में पतले दस्त होते हैं? अतिसार में हो जाएंगे, ठीक है। ख नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। मोतीझरा का संप्राप्ति काल कितना से कितना दिन तक होता है? ये 7 से लेकर के 21 दिन तक होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है? हैजा, अतिसार, तपेदिक या मोतीझरा? तपेदिक मतलब टीबी बोलते हैं, तो मैंने अशुद्ध जल से ये रोग नहीं फैलता है। टीबी जो होता है ये जल से नहीं फैलता है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को अशुद्ध करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या सभी? ठीक है, तो वायु को प्रदूषित करने वाली जो गैसें हैं वो सभी हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, यानी कि तीनों के तीनों सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि का बंजर हो जाना या सभी? तो प्राकृतिक असंतुलन से सभी प्रकार की आपदा आ सकती है। सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है और भूमि का बंजर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या दोनों या कार्बन डाइऑक्साइड? तो अम्लीय वर्षा इन दोनों गैसों की वजह से होती है, ठीक है। एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र ड्राई क्लीन, ठीक है, या वस्त्र ड्राई क्लीन कराने से क्या लाभ होता है? स्वाभाविक आकार में बने रहते हैं, रंग और चमक बनी रहती है, कपड़े खराब नहीं होते हैं या सभी? ठीक है, बताओ। तो वस्त्र ड्राई क्लीन कराने से हमें सभी प्रकार का लाभ मिल सकता है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सूती कपड़ों पर कैसी प्रेस करनी चाहिए? हल्की गर्म, अधिक गर्म, सामान्य गर्म या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो सूती कपड़ों पर अधिक गर्म प्रकार का हम प्रेस को रखेंगे और गर्म कर देंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चिकनाई से धब्बे साफ हो जाते हैं रासायनिक विधि के द्वारा, घुलनशील पदार्थों के द्वारा या डुबोकर या अवशोषक विधि के द्वारा? तो चिकनाई से धब्बे हटाने का जो नियम होता है वो अवशोषक विधि के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि रसोई घर निकट होना चाहिए, शयन कक्ष के, बैठक के, भोजन कक्ष के या कोई नहीं? तो रसोई घर भोजन कक्ष के नजदीक होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन का राइट आंसर होगा। रसोई घर की देसी शैली में भोजन बनाया जाता है कहाँ पर? बताओ। खड़े होकर के, जमीन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर या लकड़ी के पाटे पर बैठकर? ठीक है, तो लकड़ी के पाटे पर बैठकर खाना बनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी शैली में रसोई घर में गैस का सिलेंडर रखना चाहिए कहाँ पर रखना चाहिए? बताओ। चूल्हे के स्थान के नीचे, जमीन पर, सिंक के पास या चूल्हे के जस्ट बगल में या कहीं भी रख सकते हो। तो विदेशी शैली के अंतर्गत जो भी गैस का सिलेंडर होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? चूल्हे के स्थान के नीचे, जमीन पर रख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि टोस्टर में ब्रेड के स्लाइस पकड़कर सेकने चाहिए, ठीक है, किसके माध्यम से सेका जाता है? लोहे के चिमटे से, चाकू के द्वारा या लकड़ी के चिमटे से या प्लास्टिक के चिमटे से? बताओ। तो हम क्या करते हैं? टोस्टर में ब्रेड के स्लाइस पकड़कर कहाँ कैसे सेकते हैं? तो ये सेकते हैं लोहे के चिमटे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोहे का चिमटे से। अगला क्वेश्चन है कि धीमी आंच पर पकाने के लिए ताप की आवश्यकता होती है कितना डिग्री? 82 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री या 120 डिग्री? तो धीमी आंच पर भोजन पकाने का जो टेम्परेचर होता है वो 82 डिग्री माना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है बच्चा विटामिन सी, ठीक है। और विटामिन सी किस तत्व में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है, कई बार हमने बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाने से किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? तांबे की, जस्ता की, लोहे की या सभी की? तो लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाने से लोहा का जो मात्रा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि पानी में घुलनशील लवण है,
फास्फोरस, सोडियम व पोटेशियम, कैल्शियम या सभी। तो पानी में घुलनशील लवण क्या हो जाएगा? सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज की या विटामिन की? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बच्चा कि तीव्र ज्वर का होना लक्षण है निमोनिया का, इन्फ्लुएंजा का, खतरा व चेचक का या सभी का? तो तीव्र ज्वर का जो होने का लक्षण होता है वो सभी यहाँ पे हो सकता है। निमोनिया भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, खसरा व चेचक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य रोगी को शरीर भार के अनुसार प्रति किलोग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होती है 20 कैलोरी, 50 कैलोरी, 80 कैलोरी या 1000 कैलोरी? तो 1000 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अस्थियों के निर्माण में मुख्य रूप से भाग लेता है कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, आयरन फास्फेट या जिंक फास्फेट? तो अस्थियों जो भी हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ किससे बनती है? कैल्शियम से। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोड़ उतरने पर कौन सा लक्षण दिखाई देता है? भयंकर पीड़ा होती है, अंग कार्य करना बंद कर देता है, सूजन आ जाती है या सभी? तो जोड़ उतरने पर, जो भी जोड़ उतरता माने मोच आ जाता है या हड्डियाँ में टूट हो जाता है, टूट जाती है, तो सभी प्रकार के दोष आपको देखने को मिल जाएंगे। कूल्हे की अस्थिभंग किस अवस्था में होती है? आपको बताना, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में या तीनों अवस्था में? तो कूल्हे की जो अस्थिभंग होती है ना बच्चा, ये वृद्धावस्था में काफ़ी देखने को मिलता है ये दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रति मिनट वायु द्वारा ऑक्सीजन कितना मिली जाता है? तो ये जाता है बच्चा 250 मिली। कितना जाता है? 250 मिली जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निःश्वसन की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? ये आपको बताना है। 21%, 18%, 16.5% या 12.5%? तो निःश्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 16.5% होती है। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पे नोटिस किया कि मैंने पूरे किताब के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, बहुविकल्पी थे, उनको मैंने सॉल्व करवा दिया। अब आइए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लघु उत्तरी जो प्रश्न है बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है 4 नंबर में। इसको आप कैसे करोगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि पारिवारिक बजट गृहिणी के व्यय को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है। इस कथन का स्पष्ट करना है। कैसे करेंगे इसको सबसे पहले समझिएगा। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए, लिखेंगे कि पारिवारिक बजट के द्वारा गृहिणी के व्यय का नियंत्रण घरेलू एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सामान्यतः गृहिणी का ही होता है। इसके लिए गृहिणी को व्यय करना होता है। आवश्यकताएं असीमित जबकि आय सीमित होती है। माने ऐसा बोला जा रहा है कि आवश्यकताएं जो होती है असीमित होती है। ठीक है, और इनकम जो सोर्स हो रहा है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है बहुत ही कम है, सीमित है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सूझ समझकर तथा व्यवस्थित ढंग से व्यय करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि पारिवारिक व्यय को आय की सीमाओं में रखने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण अनुमानित व्यय को लिखा जाए। ठीक है, लिख लिया जाए तथा उसका लेखा जोखा भी पारिवारिक आय के अनुरूप तैयार कर लिया जाए। इस प्रक्रिया को ही हम पारिवारिक बजट बनाना कहते हैं। पारिवारिक बजट बनाते समय आय को ध्यान में रखकर कुछ कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति को जोड़ लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करके बनाए गए बजट का पालन करके व्यय को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी तैयार करके जाना है और ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।